अध्यक्ष में माननीय रतनलाल कटारिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्टेज पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित, साइड में बैठे हुए मेरे सभी प्रभु साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, और इस सभा के नई टीम जो कोविड से पहले बनाई गई थी, पत्रकार साथियों और मेरे CID के भाइयों। साथियों, मैं करमवीर सिंह चंडीगढ़ से आया हूँ और इस बिल्डिंग में बनाने में, इस बिल्डिंग को खड़ा करने में, जैसा कि सोसाइटी ने बताया है, उसमें थोड़ा कुछ अंश मेरा भी है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, मैं बोलने से पहले मुझे कितने साथियों ने मेरा भाषण सुना, हाथ खड़ा करके बताएंगे? चलो, शुक्रिया। काफी संख्या में नए लोग भी हैं, क्योंकि नई टीम बनी है। शायद पुराने इसी उसमें रहते, क्योंकि पुराने साथी नहीं दिख रहे, तो इसलिए वो नहीं 14 या उसके महापरिनिर्वाण दिवस पर नहीं, और केवल भारत में या यमुनानगर में या अम्बेडकर भवन में नहीं, दुनिया के हर कोने कोने में पूरा महीना बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, और देश में नहीं, विदेशों में भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर मैं ये कहूं, अगर सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड के अंदर किसी को याद किया जाता है तो वो बाबा साहब है। बाबा साहब केवल एक जाति के लिए नहीं थे। बाबा साहब उस जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब दाखिला लिया, जैसा कि विधायक जी बता रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज तो आप ऑनलाइन काम करते हैं, फॉर्म उसको लोड कर लेते हैं या फॉर्म किसी से मंगा लेते हैं। उस जमाने में तो कोई नेट का प्रावधान नहीं था, और उस जमाने में बाबा साहब ने कैसे गरीबी में होते हुए, पैसे ना होते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म भरा, क्या आप सोच सकते हैं? तो वहां जाकर पढ़ा, उसके बाद इंग्लैंड के अंदर जो आना, बैरिस्टर का जो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के अंदर गए। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? एक राजा का बेटा बड़ा अधिकारी बनना या दोबारा राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब जैसा मानो इस देश के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ के जाना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप लोगों को मैं देख रहा था, मेरी बेटी को मैं साधुवाद करता हूं कि मुझे आज गर्व है, इस एरिया के अंदर से मैंने बेटी बहुत ज्यादा ये छुआछूत बेकार जो बातें आपने कही है, ये बहुत तोड़ने का काम किया, मैंने हटाने का काम किया, मेरा विरोध भी हुआ खूब, और आप भी अपने मन में ये शंका जाहिर कर रही थी। बीच में हमारे संत जी भी बैठे, ये शंकाएं तोड़नी पड़ेंगी, आपने क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों, इस देश के अंदर जिस तरह से जातिवाद 6748 जातियों में बांटा गया, बाबा साहब ने कितनी जातियों में बांटा था आप लोगों को? केवल 3 भागों में बांटा था, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग। किसने बनाई ये जातियां? कहां से आई? किसने बनाई? ये छोटी जाति है, बड़ी जाति, ये दूसरी जाति, ये जो ना, किसने बनाई? मैं ये कहना चाहता हूं, आज आपके घरों में गौरव करके जाए, आप जैसा इतिहास, आप जैसा गौरवमय इतिहास, आप जैसे महापुरुष, आप जैसे विद्वान दुनिया में कहीं नहीं है। आप उस बाप की औलाद हैं जो दुनिया में डंका बजता है। तो इसलिए मत कहें हम छोटी जात हैं, मत गिरगिरी करें लोगों के सामने जो हमारे नेता बैठे हैं, हमारे समाज के। आज अगर ये नेता बने हैं तो केवल बाबा साहब की वजह से बने हैं। आज दुनिया में बाबा साहब जगह डंका बज रहा है। अगर ये कहे मैं अपने आप में मेरिट में था, अगर किसी भाई को ये गर्व, ये घमंड है कि मैं मेरिट में था, मेरिटोरियस था, और मैंने जो ना रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया। साथियों, रिजर्वेशन एक हिस्सेदारी है, गुलामी नहीं है, भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज भले ही संविधान में जो दिए गए अधिकार खत्म हो रहे हैं, चाहे आपका आरक्षण हो, बैकलॉग हो, प्लानिंग कमीशन के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार जो दिया गया बजट आपके ऊपर खर्च ना होता हो, ये कमी किसकी है? ये कमी है आपको टुकड़ों में बांट दिया गया, आप टुकड़ों में बट गए। आप गर्व से कहते मैं चमार हूं,
आप गर्व से कहते हैं मैं धाना हूँ, वाल्मीकि हूँ, खटी हूँ, तेली हूँ। अरे भैया, बाबा साहब ने तो आपको अनुसूचित जाति में बांटा था, तो इसलिए आप बाबा साहब के क्या विरोधी नहीं हो? क्या बाबा साहब के दुश्मन नहीं हो? आप गर्व से कहते हैं बाबा साहब, ठीक कह रही थी मेरी बेटी, घरों में आप पूजा और किसी करते हैं, जब शादियां करते हैं तो किसी और के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? एक तारा बजाने के लिए। तो इसलिए आज प्रण करके जाए, हमने बाबा साहब को अगर माँ बाप मानना है, हमारा अगुआ मानना है, देश मानना है, साथियों देश मान रहा है। जैसे दुनिया में बुद्ध नंबर 1 पर आता है विद्वता में, नंबर 1 पर दुनिया में अगर कोई आदमी है तो बुद्ध है, और चौथे नंबर पर दुनिया में कोई है तो चौथे नंबर पर बाबा साहब का नाम आता है दुनिया में। और भारत में नंबर 1 पर बुद्ध, दूसरे नंबर पर बाबा साहब है। बाबा साहब के बाप कौन? बुद्ध। हमारे दादा कौन? बुद्ध। तो किस लिए आप छोटे हैं? किस लिए भीख मांगोगे? नहीं मांगनी। संख्या में देखो तो आप लोग ज्यादा है, लेकिन आपके टुकड़े हुए, और उसके बाद टुकड़े कैसे हुए? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो। हमने सोचा बाबा साहब कह रहा था संगठित बन जाओ, संगठन बना लिए, छोटे संगठन बना लिए, और वो संगठन जातियों से भी मजबूत हो गए हैं। इसलिए आपकी बात नहीं मानी जाती, इसलिए आप संघ में होते थे साथियों। बुद्ध से भी पहले हम संघ में बैठते थे। ये जो हमारे संत है, संघ की बात करते हैं। बुद्ध ने भी कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, संघ शक्ति, संघ में शक्ति होती। संघ का मतलब ये नहीं जो आरएसएस का संघ है, ये संघ इन्होंने जो अच्छी बात थी वो इन लोगों ने ले ली, बीजेपी वाले साथियों ने ले ली, और तुमने अपना असली संघ तुमने छोड़ दिया, तो आसक्ति बढ़ गई ना। इसलिए तुम संघ में थे, और संघ के अंदर जैसे हम बैठे हैं, ऐसे आप 10 दिन ऐसे बैठना शुरू कर दे, महीने में 1 दिन बैठना शुरू कर दे, और अपनी 4 रोटियां बांध के ले आए और बैठकर जो चर्चा कर, उस संघ में एक नेता का चुनाव करे आने के बाद। पहले कोई नेता मत बनाओ, और आपने यहाँ चर्चा करनी शुरू कर दी कि पढ़ाई कैसे होगी, हम बिजनेस कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, एक दूसरे की मदद कैसे करें। संघ के अंदर शनिवार के अंदर साथियों हमारा संघ लगता था। शनिवार के अंदर नीचे बैठते थे, चादर बिछती थी, उस चादर पर हमारे निर्णय होते थे। शनिवार क्या कर दिया? अछूत बना दिया कि शनिवार अच्छा दिन नहीं है। शनिवार आप लोगों के लिए साथियों शुभ दिन है। शनिवार के अंदर आप जो लोग हैं ना, उस दिन घर की नींव रखते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो आप अशुभ कैसे हो गया? शूद्र के बारे में सुन ले मंत्री जी। शूद्र कहाँ से पैदा हुआ? शूद्र जो ना शूद्र का बना, शुद्ध से शूद्र बना, जो शुद्ध थे। अछूत किसको कहा गया? जिसको छुआ नहीं जा सकता। ये छूना नहीं, ये जो अछूत आज का अछूत नहीं था। अछूत वो था जो विद्वान था, जो कड़े हुआ था, जो लकड़ा हुआ था, जो हर प्रकार का ज्ञान होता था, उसको अछूत कहा गया है। तो आप कौन से अछूत है? जिसको छुआ नहीं जा सकता। हमारे लोग कहते नहीं ये लकड़ा हुआ आदमी है, रमना। हम क्या बोलते हैं कि ये रम्या हुआ आदमी है, बोलते हैं ना। कोई बुजुर्ग बताएंगे रम्या हुआ आदमी है, बोलते हैं ना। कौन बोलो ना, फिर चुप क्यों बैठे हो? रमना। हम सारे लोग रमे हुए थे कि रम्या होता भी रम्या हुआ आदमी है, लकड़ा हुआ आदमी है, कड़ा हुआ आदमी है, उसको रमना बना था। रमने से राम बना है, रमने से नाम बना है। सारे जो सफेद वस्त्रधारी थे, सारे रमे हुए आदमी थे, साफ सुथरे आदमी थे। तो इसलिए जो आपका गौरवमय इतिहास था वो टुकड़ों में बांट दिया। आपका गौरवमय इतिहास आपको किसी और चीज पर ले गया। आपका इतिहास तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए आपके साथ जब आजादी, उससे पहले मैं एक और बात करना, सम्राट अशोक से पहले क्या कोई किताब थी, कोई कागज था इस देश में? सम्राट अशोक के समय दीवारों पर, पत्थरों पर लिपि लिखी जाती थी। कौन था लिखने वाला? सम्राट अशोक से पहले इस धरती पर दूसरे देश के लोग नहीं आए थे, दूसरे देश के लोगों ने हमला नहीं बोला था। उससे पहले कौन था लिखने वाले? तुम थे। लिखने वाले तुम थे, तो पढ़ने वाले कौन थे? कौन थे पढ़ने वाले? बोलो ना, अरे बोलो भाई, बोलो ना, हाथ खड़ा क्यों करो? हम थे। हम लिखने वाले, लिखने वाले भी हम थे, पढ़ने वाले भी हम थे। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां, दूसरी एक मगध जैसी यूनिवर्सिटियां किसकी थी? भारत में थी। किसकी थी? आप लोगों की थी। कहां से आते थे? विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सम्राट अशोक के समय में आप लोग नेतृत्व कर रहे थे। इस देश का बहुजन लोग नेतृत्व कर रहा था। आज क्या हो गया?
संविधान में जो अधिकार है 81, 82, 85 अमेंडमेंट पार्लियामेंट से हुआ वो तो लागू नहीं हो रहा है। आपका बजट जो आता है वो खर्च नहीं हो रहा है। आपके पेड़ों के बदले में पीटे मिलते हैं, 2.5% आदमी आपको पीटते हुए मिलते हैं। किस लिए भाई? इसलिए कि आप टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, आप खिन हो चुके हैं, आपके अंदर ईगो है। इस देश का पंजाबी, जैसे हमारे विधायक जी कहे, कब आए थे इस देश में पंजाबी? आज पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं। आपका बिजनेस आप क्यों नहीं कर रहे? नौकरियां सारी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, आप कहां जाओगे? हर आदमी नौकरी राज्य सत्ता। आज किसी ने संगठन बना लिया, पार्टी बना ली, इलेक्शन लड़ लिया, घरों से कहता मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। भैया क्या हो रहा है? कहां जा रहे हो तुम? सोचो, इसके ऊपर पुनर्विचार करिए। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो ठीक नहीं है। अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में कि हम संगठित होकर, जिस दिन संगठित हो गए सभी पार्टियों के लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे, बिना टाइम मांगेंगे कि मुझे आना थे आपके भवन में। आज मैसेज दिया जाता है कि हम संगठित नहीं है। इसलिए साथियों, ज्यादा मैं कहते और साथियों ने बोलना, मुझे समय दिया, मुझे बुलाया, इस टीम को साधुवाद करता हूं कि ये टीम आगे बढ़े। और माननीय रतनलाल कटारिया जी मेरे पारिवारिक भी सदस्य में वो आदरणीय भी हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कटारिया साहब, इस एरिया में आप लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है और ये भव्य इमारत बन चुकी है। ये भव्य इमारत आप लोगों के सहयोग से बनी है और इसमें हमने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का प्रावधान इसके ऊपर हो चुका है। तो मैं अनुरोध करता हूँ मेरी तरफ से मैं एक समाज का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते आपसे अपील करता हूँ कि तीसरी मंजिल इसमें हम IAS, PCS, बैंक की कोचिंग या दूसरी कोचिंग यहाँ जो है हम करवाने का प्रावधान करवाएंगे। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हमें चाहिए। इसमें जो तीसरी मंजिल है वो हम उसमें तैयार करके यहाँ हम बच्चों को रहने का गेस्ट हाउस भी बनवाएंगे, इसे कहेंगे। और नहीं बनवाएंगे तो भैया मैं किसी पार्टी संगठन में नहीं हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी, बुद्ध का अनुयायी हूँ। इनके कान पकड़ लेंगे सबके एसोसिएशन वालों के, जो कहोगे, जो बच्चों के एडमिशन दिलाएंगे वो देंगे। यहाँ लाइब्रेरी भी बनेगी, यहाँ से बच्चे बाबा साहब की तरह जैसे संविधान अपने जो है उसमें काख में लेके चलते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे यहाँ IAS की किताबें काख में लेके चलेंगे, इस भवन से निकलेंगे। और मैं इस एरिया की टीम को भी साधुवाद देता हूँ। जब ये भवन हमने रिकॉग्नाइज किया, रजिस्टर्ड करवाया या इस भवन में किया तो इसको पूरी कॉलोनी की भी सेफ्टी हुई। नहीं, अवैध कॉलोनी थी ये पिछली अवैध कॉलोनी थी। बाबा साहब का तुम लोगों ने जो ना गर्व मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आप लोग जो है ना संगठित हो, इकट्ठे हो, बच्चों को पढ़ाए, अपना बिजनेस खुद करें और आपके जो ना जो दूसरे जो सिस्टम है हम वो मिलके करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।